स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के दौरान रदरफोर्ड ने जो एक कोटेशन दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन थी वो। और क्या कोटेशन थी कि बोलता है कि मेरे जीवन में एक बड़ी ही अद्भुत घटना हुई है, द क्वाइट द मोस्ट इनक्रेडिबल मोमेंट दैट एवर हैपेंड टू मी इन माई लाइफ। अजीब घटना घटी है। किस तरह की घटना है कि ये उसी तरह की घटना है कि मान लो एक 15 इंच की गोली जो है वो बंदूक द्वारा दागी जाती है और कहाँ मारी जाती है, वो एक टिश्यू पेपर पर मारी जाती है और वो टिश्यू पेपर को पार ना करते हुए, उसको डिस्ट्रॉय ना करते हुए, उसको टकरा के फिर वापस आपको आके लगे। ठीक है, 15 इंच की गोली गन से फायर करी है और टिश्यू पेपर के पार ना जाके वो वापस आपको लगे। इस तरह की घटना ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और वो इतने यहाँ से उत्साहित हुए कि उन्होंने बोला कि ये उस तरह की घटना है कि जो एक असंभव सी चीज़ उनके जीवन में हुई। वो कहाँ हुई ये कैसे उन्होंने कोटेशन दी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस समय हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, पता लगा कि एटम जो है, एटम क्या था? एटम दिया था किसने? डाल्टन ने जो एटम बोला था वो एक सॉलिड स्फीयर था। उसने बोला था कि एटम जो है वो उसको काटा नहीं जा सकता आगे। ठीक है, उसको आगे काटा नहीं जा सकता, इसको कट नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या हो गया? कट हो गया। कि पता क्या 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 लगा वहां? पता कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, सर जे थॉमसन ने बोला था कि ये एटम जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो आगे काट नहीं सकते, उसको डिवाइडेड पार्टिकल नहीं है, वो डिवाइडेड पार्टिकल था। और डिवाइडेड पार्टिकल में क्या था वहां पर? इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद गोल्डस्टाइन ने क्या किया? बोला कि उसमें से एनोड रेज ही उसमें होंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे। प्रोटॉन नाम नहीं दिया था अभी। ठीक है ना, बोला क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब कि वहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे। और उन्होंने क्या दिया था? आपको पता है कि सर जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था और उसको क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था उस मॉडल में कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम है ये क्या है? ये सॉलिड ही है। ठीक है, उसने डाल्टन की बात को ही आगे बढ़ाया। जो जे थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम दिया था वो क्या था? वो सेम मॉडल था किसके द्वारा? जो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने बोला था कि वो सॉलिड स्फीयर होता है और ये भी बोला था कि वो भी स्फेरिकल इन शेप है और सॉलिड होता है। बस फर्क क्या था कि उसमें जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ये उन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया था उसको? प्लम पुडिंग मॉडल, जो जे थॉमसन ने दिया था। प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ब्रिटिश टर्म है प्लम पुडिंग, जिस तरह हम लोग अपना केक बोलते हैं। ठीक है, तो केक के अंदर अगर मान लो चेरी के छोटे छोटे बीज हैं तो मतलब ये पूरा ही जो है चार्ज है, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज है। उन्होंने जो पुडिंग का नाम दिया प्लम पुडिंग का, मतलब ये पूरा ही जो स्फीयर है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह से। और उसके अंदर जो है वो, जैसे मान लो अगर चेरी है या फिर चॉकलेट बीच में ऐसे डिप की हुई है। ठीक है ना, जैसे बिस्किट आते हैं उसमें चॉकलेट धंसी होती है बीच में, छोटे छोटे पीस। या फिर दूसरा उन्होंने जो उसको बाद में एक वाटरमेलन मॉडल ही बोला था। वाटरमेलन मॉडल क्या मतलब है कि जो तरबूज खाते हैं ना हम लोग, तो तरबूज के अंदर जैसे ये तरबूज है तो जो रेड पार्ट है, जो उसका जो रेसिन है, जो रस है उसका, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है सारा, वो पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, और जो बीच में बीज हैं, जो ब्लैक है, वो बीज है वो क्या है? वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये जो रेड दिख रहा है आपको, इसको बोला उसने पूरा ही जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है वो। और उसके बीच में जो ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये जे थॉमसन ने बोला था। ठीक है, और बोला था कि ये सॉलिड स्फीयर होते हैं, जो जे थॉमसन ने बोला था। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर ये क्या है? ये क्या? वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल था। दोनों एक जैसे थे, ये एक ही चीज है ये दोनों, जो थॉमसन ने बताया था। लेकिन जब उनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कौन थे उनके? ई रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में और 1909 से 1911 तक ये एक्सपेरिमेंट चला था। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने चैलेंज किया इस मॉडल को। उन्होंने क्या बोला कि ये जो है सॉलिड स्फीयर हो नहीं सकता, ये कोई चीज़ हजम नहीं हो रही है कि ये सॉलिड स्फीयर हो और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हो। ठीक है ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करा और उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट्स को बोला। जो 2 स्टूडेंट्स कौन कौन से उनके
एक तो जो थे मार्सडन थे, और दूसरे जो थे वो हंस गीगर, जिन्होंने गीगर काउंटर भी बनाया था। गीगर काउंटर होता है जो चार्ज को मेजर करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है गीगर काउंटर। ये गीगर काउंटर, ये दोनों स्टूडेंट जो थे उनको बोला कि मेरे को नहीं लगता है ये, कि मेरे सर ने तो बोला हुआ है कि ये जो एटम है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है, और सॉलिड होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सॉलिड स्फीयर होगा। हो सकता है उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, वो बाद में उनको बोला कि आप करके देखो। थी ये दिमाग की उपज किसकी थी? रदरफोर्ड की उपज थी, कि उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो है वो इस तरह का सॉलिड स्फीयर होगा, जैसे कि वाटरमेलन का एग्जांपल दिया मैंने, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल का एग्जांपल दिया। इस तरह का नहीं हो सकता है, तो क्यों ना अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया वो क्या थी, वो आपको बताता हूँ मैं। पहले तो उन्होंने, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था, और एक्सपेरिमेंट क्या था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। हेनरी बैक्यूरेल थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर ली थी। और हेनरी बैक्यूरेल ने जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उन्होंने क्या किया था, एक लेड जो है इस तरह का एक लेड बॉक्स था, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई जैसे रेडियम, उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम एलिमेंट हैं, जो 80 के बाद एलिमेंट्स है, वो क्या है, वो धीरे धीरे डीके होते हैं, वो एक रोशनी छोड़ते हैं और धीरे धीरे वो खत्म होते रहते हैं, और वो जो लाइट छोड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। तो वो क्या है, वो जो लाइट छोड़ते हैं वो क्या है? तो उन्होंने क्या किया, ये जो एक लेड बॉक्स लिया, और लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने इसको स्लिट में से, ये जो लाइट थी यहाँ से निकल रही थी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लो रेडियम लिया उन्होंने, रेडियम लिया, और रेडियम की जो इसमें से स्लिट से पास किया, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी उन्होंने, ठीक है। और यहाँ से ये देखा कि जो पार्टिकल है, ये जो स्प्लिट हो रही है, जो लाइट स्प्लिट हो रही है, वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो रही है। यहाँ पर, यहाँ पहुँचते ही ये जो एक तो पॉजिटिव की साइड चला गया, एक नेगेटिव की साइड चला गया, और एक सीधा चला गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइट यहाँ पर कंफर्म हुई, वो जो पॉजिटिव, इसका मतलब जो पॉजिटिव और कौन से पार्टिकल गए, जो नेगेटिव थे, और जो नेगेटिव की और कौन से गए, जो पॉजिटिव थे, और कुछ जो है वो सीधे गए। तो जो पॉजिटिव साइड पार्टिकल गए, इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइड पार्टिकल गए, ये कौन से गए, पॉजिटिव पार्टिकल गए, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो उन्होंने जब पता लगाया, तो वो क्या थे, उनको नाम दिया उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइड है, इनको बीटा पार्टिकल्स, और जो सीधे गए उनको क्या बोला गया, गामा पार्टिकल्स, गामा रेज भी बोलते हैं उनको, या गामा पार्टिकल्स, या यहाँ बोला गया अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। तो ये जो सीधी पड़ी, यहां से ये जो जब डिटेक्ट किया गया, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये बीटा रेज थे, इसके पूरे गुण 2 थे, इलेक्ट्रॉन वाले थे, ठीक है ना। वो स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा थी एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। और जो अल्फा पार्टिकल से ये जब इनको डिटेक्ट किया गया, तो ये कौन से थे, हीलियम पार्टिकल की तरह इनका जो वेट था, और जो इन पे जो चार्ज था वो हीलियम पार्टिकल की तरह था। तो अल्फा पार्टिकल को मैक्सिमम यही बोला जाता है कि ये हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इनका क्या योगदान था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, इसका योगदान क्या था, क्योंकि हमने जो यहाँ से ये पढ़ना है कि यहाँ रेडियम से जो छोड़े गए, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो छोड़े गए थे पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स, पहला तो इस्तेमाल ये किया गया, उन्होंने लेड बॉक्स का इस्तेमाल किया। पहला जो बॉक्स था वो कौन सा था, लेड बॉक्स। इसको मॉडिफाई कैसे किया उन्होंने भी क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, बीच में रेडियम रखा, और यहाँ से रेडियम इसलिए रखा, यहाँ लेड बॉक्स इसलिए रखा कि बाकी जो इसकी जो रेज है उसको ऑब्जर्व कर जाए, ठीक है, सिर्फ यहाँ से छोड़े, ये जो बाद में अल्फा पार्टिकल छोड़े, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्यों यूज किए, दूसरे पहले इन्होंने लेड बॉक्स लिया, दूसरे उन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज किए, और तीसरा उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया।
ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करना था अल्फ़ा रेज पार्टिकल के द्वारा, जो एक्सपेरिमेंट करना था वो डालनी थी अल्फ़ा रेज किस पे, गोल्ड फॉइल पे, और वहाँ से डिटेक्ट करना था कि एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन जो है वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ ये बीटा, ये जो अल्फ़ा रेज छोड़ते हैं उन पर अगर टकराते हैं तो वो उन पर क्या असर डालती है, ठीक है, क्या रिएक्शन होता है, क्या उसको तोड़ती है, क्या उसके अंदर कुछ और भी है वो निकल के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो मैं ये बारी बारी से आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है। तो इसने उसको मॉडिफाई किया। ये जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले थे ना, ये जो रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी उसके बाद ही ये जो खोज की थी रदरफोर्ड ने इन अल्फा रेज का, इन अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल स्ट्राइक करने के लिए, किसको, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करने के लिए इन अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि उससे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हो चुकी थी। तो यहाँ उन्होंने मॉडिफाई क्या किया, यहाँ मॉडिफिकेशन जो हुई कि था वो लेड बॉक्स भी था, रेडियम भी अंदर लिया, और यहाँ पर जो है वो एक फॉइल ली, दैट वाज अ गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल पतली सी, एक इस तरह की सोने की एक पतली बारीक सी, जैसे फॉइल देखते हैं ना आप लोग, वो वर्क होता है चांदी का, जैसे वर्क होता है लड्डुओं पे रखा होता है चांदी का वर्क इतना पतला, वैसे ही सोने का एक बड़ा पतली फॉइल, ठीक है। तो वो ली और इतनी फॉइल वो पतली थी कि उसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी, 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, मतलब 0.00004 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी मोटाई थी इस फॉइल की। ये इतनी मोटाई, ये कितनी मोटाई होती है, मोटाई की मतलब उसको आप फॉइल को काटते जाएं, ठीक है। तो ये मतलब उसमें सिर्फ एटम, लास्ट वाले एटम ही बचे, मतलब इतना उसको पीट के या उसको काट के इतना पतला कर दिया है कि उसमें सिर्फ कुछ 1000, मतलब 1000 के करीब एटम हो, इसी तरह के एटम हो, ये लास्ट परत हो और इस तरह के एटम ही बचे, ठीक है ना। वो यहाँ पर इस तरह की फॉइल थी और इसका इस्तेमाल यहाँ पर गोल्ड फॉइल का, पहले तो ये है कि लेड बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि वो लाइट को, वो जो यहाँ से रेडिएशन हो उसको ऑब्जर्व कर ले, जो फालतू की है वो सिर्फ यहाँ से किसको गुजरने दे, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को गुजरने दे। और अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स किसके, हीलियम के बराबर इनका मास होता है, आपको पता है कि 4 यूनिट मास हुआ हीलियम का, ठीक है। और हैवी पार्टिकल्स इनको नाम दिया गया था। पहली बात तो ये कि अल्फा पार्टिकल्स की क्वालिटी क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा की मैंने बात की, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होती है वो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स में अल्फा पार्टिकल्स की होती है। उससे 1000 गुना ज़्यादा जो है वो बीटा पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की होती है, और उससे भी 10,000 गुना ज़्यादा जो है गामा पार्टिकल, मतलब गामा पार्टिकल जो होते हैं लगभग मासलेस होते हैं और इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो क्योंकि गोल्ड के जो एटम होते हैं, जो गोल्ड एटम हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली, उसके एटम हैवी होते हैं, मतलब अगर ये मान के चले थे कि गोल्ड का एटम जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, यही मान के चले थे ना कि ये सॉलिड ही होता है। रदरफोर्ड भी अभी यही मान के चल रहा था कि ये हमने इस तरह कर लेना कि उसका जो है वो एटम भी जो सॉलिड हो, ठीक है। और अगर मान लो कोई टकराए, अगर किसी बड़ी चीज़ से, बड़ी चट्टान से अगर छोटी सी चट्टान टकराए तो वो तो उस पर असर नहीं डालेगी। तो ये इतनी फास्ट मूविंग कोई ऐसी चीज़ डाली जो कि हैवी हो, फास्ट मूविंग हो और हैवी भी हो। तो हैवी कौन से होते थे, अल्फा, बीटा, गामा में सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन से उसको स्ट्राइक किया जाता था, मतलब बीटा पार्टिकल से करते तो वो तो पहले इजीली पेनिट्रेट हो जाएंगे, उनका मास भी नहीं होता। ये तो बड़ी चट्टान को आप छोटे से पत्थर से आप मारेंगे तो उस पर असर नहीं होगा। तो इस चट्टान से टकराने के लिए उसी के बराबर का मास चाहिए ना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या चूज किया, अल्फा पार्टिकल्स की। उसका थोड़ा हैवी मास होता है, लगभग कुछ तो असर डालेगी, अगर टकराएगी तो उसके अंदर भीतर भी जाएगी तो कुछ तो नुकसान करेगी, ठीक है। तो इसलिए पार्टिकल्स का वहां पर इस्तेमाल किया गया। इसी क्या थी, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल ही एक ऐसा मटेरियल है जिसको पीट कर उसको बिल्कुल पतला किया जा सकता है। वो मैलिएबल है बिल्कुल लास्ट स्तर तक। कितना मैंने बताया आपको कि 0.0004 मतलब 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं आप 400 नैनोमीटर तक, इससे भी कम, इसको जो इजिप्शियन थे, जानते हैं ना आप लोग, जो इजिप्ट वाले, ठीक है, ये जो थे ये
इजिप्शियन इतने कारीगर थे कि 5000 साल पहले, 6000 साल पहले जो है वो उन्होंने ये टेक्निक हासिल कर ली थी। ये नहीं है कि रदरफोर्ड आया और उसने पीट पीट कर पहली बार पता लगाया कि जो गोल्ड फॉइल होती है उसको पतला किया जा सकता है। नहीं, इजिप्शियन जो थे वो उससे पहले टेक्निक उनको पता, वो 100 नैनोमीटर तक जो है वो उस गोल्ड को पीट पीट कर पतला कर सकते थे, इससे भी कम, ये तो उससे ज़्यादा है उनके। ठीक है, तो इसलिए और यहाँ से जो टकरा के अल्फा पार्टिकल जो है वो आसानी से निकल जाए, मतलब ऐसा ना हो कि बीच में पेनिट्रेट होकर वहीं तक रह जाए, वो इसको टकरा के इसमें से भी कुछ ना कुछ असर डाले, इसलिए किसका इस्तेमाल किया गया, गोल्ड फॉइल का। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। चौथा उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इसके इर्द गिर्द एक इस तरह का एक ये रोक लगा दी, ताकि यहां से अगर मान लो टकरा के कोई पार्टिकल जो है बाहर ना निकले। ठीक है, उनको तो ये वो माइंड में ये लेके चले थे कि ये सॉलिड स्फीयर है। वैसे तो उनको ये पता था कि इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्योंकि डाल्टन और उससे पहले उनके जो गुरु है जे थॉमसन बोले थे कि ये सॉलिड स्फीयर होता है एक तरह का, और ये चार्ज इधर उधर बिखरा होता है, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वो कम से कम टकरा के ये सारे के सारे पार्टिकल, कुछ पार्टिकल नहीं आएंगे, बहुत सारे पार्टिकल वापस आ जाएंगे और कुछ को बाहर निकाल देंगे वो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहां तो बात ही कुछ और हो गई। वहां से जब ये जो पार्टिकल यहाँ पर उसने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर अल्फा रेज को यहाँ पर डाला, तो वो रेज जो थी वो लगभग जो है मैक्सिमम रेज जो है वो उसको क्रॉस कर गई। ठीक है, सारी जो है गोल्ड फॉइल से सीधी रेज जो है वो क्रॉस कर गई, और यहां पर क्योंकि ये जिंक सल्फाइड से कोटेड था, तो जैसे बंदूक से गोली चलती है ना, जैसे चली और दीवार पे टकराई तो वहां पर आपको थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी, यहां पर भी वैसे सिंटिलेशन हो रही थी वहां पर। ठीक है ना, वो लाइट से टकरा रही थी, यहाँ पर ऐसे चमक पैदा हो रही थी, और सारे यहाँ पर क्या है वो निशान पैदा कर रही थी जिंक सल्फाइड के कारण। ठीक है, बहुत कम मतलब कम से कम 20,000 अगर स्ट्राइक करी, मान लो एक राइफल से फायर किया ठा 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 करके, कितने 20,000 गोलियां लगाई, तो उसमें से चमत्कार ये हुआ कि कम से कम 20,000 में से कम एक जो है वो 90 डिग्री पर जो है वो यहां से अगर 90 डिग्री बोले तो इसका 90 डिग्री ये होता है, अगर यह सीधे बोले तो ये टकरा के यहां, ठीक है, या फिर यहां ये, और बहुत कम जो है वो मतलब बड़ी 20,000 बोला, 20-25,000 में से कोई एक था जो कि वापस आ रहा था यहाँ पर, जो जिस एंगल से टकराया और उसी एंगल से वो एक जो है वो पार्टिकल वापस आ गया। ठीक है, मतलब अगर 20,000 गोलियां शूट करी तो उसमें से एक गोली जो है या तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर एक जो है गोली वापस आई। ठीक है, वो तो लगातार उसको फायर करे जा रहा था, रेडियम से लगातार अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, लेकिन कम से कम मान लो 20,000 गोलियां चलाई, उसमें से कोई एक गोली जो है वो वापस आ रही थी, या फिर 90 डिग्री एंगल पर वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो तब उसने जाके बोला कि ये मुझे तो बड़ा अचंभित करने वाला है कि पहले तो उसने सोचा था कि ये तो सारी की सारी जो है वो वापस आ सकती हैं, लेकिन इतने में से और वो जो उसी एंगल से जो वापस आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा सॉलिड चीज है जो बीच में है कि इतने फास्ट मूविंग जो हैवी पार्टिकल है उसको रिबाउंड कर रही है। तो वो और मैक्सिमम यहाँ से उसने ये दूसरा आइडिया दिया कि ये जो है मैक्सिमम जो है वो स्फीयर है वो खाली है, और जो क्योंकि इस फॉइल में यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया कि पहले तो इसके कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो एटम है, क्योंकि ये लास्ट थी परत वो एटम की, इस तरह के थे एटम, तो अगर उसने इतने एटम को यहां से वो स्ट्राइक कर रहा था तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्रॉस हो गए, इस तरह से क्रॉस हो जा रहे थे। ठीक है,
और दूसरी स्थिति क्या बन रही थी कि ये एटम में से, और वो कितने में था, कम से कम 20,000 में से कोई एक जो है वो वापस आ रहा था। जैसे यहाँ से किया तो यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से किया ये बाकी निकल रहे थे, कोई यहाँ चला गया, कोई जो है वो वापस आ गया, उसी जिसमें छोड़ा था उसी में ही वो लाइन में वो वापस आ गया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था कि कुछ पार्टिकल जो थे वो क्या थे, सीधे जा रहे थे, और कुछ जो है, कुछ मतलब कि बहुत ही माइन्यूट जो संख्या, बहुत कम संख्या है, उसमें जो है वो वापस आ रहे थे या 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये तो वापस आ रहे थे, ये बहुत कम। ठीक है, 20,000 में से, लगभग 20,000 में से एक कोई जो है वो वापस आ रहा था। वैसे तो बहुत सारी शूट करे, 20,000 से बहुत ज़्यादा पार्टिकल वहाँ पर फेंके, टकराए वहाँ से, लेकिन जो वापस आ रहे थे वो उनकी संख्या बहुत ही कम थी। ठीक है, तो क्या आइडिया लगाया उन्होंने, यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया, तो सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था, जैसे ये एटम उन्होंने जो लिया, इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो एम्प्टी है। बोलते ये तो ऐसी बॉल है जो कि खोखली है बिल्कुल। ठीक है, और वो जो मास है, वो मैक्सिमम मास जो है वो जहां से वो टकराया है, इसका मतलब वो जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड है, बहुत ही छोटा है। मतलब यही है, उसने जो न्यूकोस नाम दिया, न्यूसिस बोला उसने, न्यूसिस का लैटिन का मतलब क्या होता है, बारीक, बिल्कुल माइनर, बिल्कुल छोटा। ठीक है ना, सूक्ष्म, जिसको हमने बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, न्यूसिस। ठीक है, ये नट्स भी बोलते हैं लैटिन में। तो ये बोला कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा पार्ट है ये, जहां से कम 20,000 में से एक जो है वो टकरा के, या तो देखो ये यहाँ, और ये जो पता कैसे लगाया उसने कि डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है। डिफ्लेक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो छोड़े गए पार्टिकल्स ही ये क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, क्योंकि हीलियम के एटम है, और ये जो छोड़े हैं एटम हीलियम के, ये कौन सा पार्टिकल था, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो बीटा रेज होती हैं वो क्या होती हैं, सॉरी अल्फा रेज होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, छोड़े हुए हैं, और ये भी यहाँ पर, या तो ये जो छोड़े हैं ये टकराए तो रिपल्शन हुई, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो छोड़ा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, इतनी ज़्यादा रिपल्शन हुई कि वो टकरा के, जब यहाँ पर वैसे तो सीधे जा रहे थे तो रास्ते में कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, और जब वो रास्ते में अगर मान लो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये थी कि 20,000 में से कोई एक जो है वो इस रास्ते में आया, तो या तो वो 90 डिग्री से इस तरह से टकरा के चला गया, ठीक है, या फिर इसी रास्ते वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो छोटा मास है ये कोई मामूली मास नहीं है, क्योंकि मतलब पूरे ही इस जो एटम है इसका जो मास है, ठीक है, पूरे एटम का जो मास है वो कंसंट्रेट एक बहुत ही छोटे बिंदु पर कंसंट्रेट करता है। ठीक है, और वो क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा, इसलिए उसने उसको क्या नाम दिया, ही गेव द नेम ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोला उसने, इसको नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इसी तरह था कि जिस तरह से कोई मान लो फुटबॉल का मैदान है, और फुटबॉल का मैदान इमेजिन करें, फुटबॉल का मैदान क्या, कई फुटबॉल के मैदान, मान लो आप 5 किलोमीटर का कोई दायरा है, 5 किलोमीटर का कोई घेरा है, ठीक है, ये मैदान है कोई 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर मान लो इसकी रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस है, अगर 5 किलोमीटर रेडियस का कोई ये ग्राउंड है, और उसके बीच में एक छोटी सी बॉल यहाँ पर सेंटर में मान लो रख दी, ठीक है, 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, या इसको बोल सकते हैं 10 किलोमीटर जो है वो डायमीटर है पूरा, ये यहाँ से आप चलने लगे और यहाँ तक 10 किलोमीटर, चारों ओर क्या है, यहाँ से चलने लगे यहाँ 10 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और उसके बीच में अगर एक छोटी सी बॉल देखो, यहाँ तो अगर इस हिसाब से देखो तो इतनी छोटी सी बॉल, ठीक है, ये तो इतना जो है वो इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस होता है इतने सेंटर में, तो ये जगह पूरी क्या है, होलोस्फीयर है, खाली है ये। ठीक है, अब बोलेंगे खाली है मतलब क्या है कि बाद में क्या है, जो रदरफोर्ड ने बाद में एटम दिए थे वो किस तरह का, इस तरह का बोलते हैं,
आज भी जो हम एटम देखते हैं वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि ये तो खाली है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, क्योंकि लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1837 टाइम्स जो होता है वो हैवी होता है। प्रोटॉन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो 1837 टाइम्स जो है वो हैवी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब अगर आप यहाँ पर तराजू में अगर आप एक साइड लगभग 1837 आप इलेक्ट्रॉन रख दें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखें या एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ रखते तो ये बराबर होने थे। तो इसका मतलब ये इसके मुकाबले निग्लिजिबल जो है मास है। तो ये होलो है सारा ही, इलेक्ट्रॉन घूमता भी है तो उसका वो इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, वो रुकता तो है नहीं है, ठीक है। और वो लगभग उसका मास निग्लिजिबल है। जो पार्टिकल फेंके वो हैवी पार्टिकल है। हैवी पार्टिकल अगर रास्ते में कहीं आ भी जाए तो वो तो पता नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हीलियम का पार्टिकल छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल छोड़ा है तो वो तो पता भी नहीं लगा कि रास्ते में आया भी है या नहीं आया इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ रास्ते में आया है, जिसके साथ वो टकराया है वो बहुत ही हैविली जो है वो हैवी पार्टिकल है, ठीक है। और वो हैवी पार्टिकल किसका था, गोल्ड का पार्टिकल था। गोल्ड का जो सेंटर था, ठीक है, उसको नाम दिया क्योंकि वो बिल्कुल सूक्ष्म था, बिल्कुल छोटा था, उसको नाम दिया न्यूक्लियस से। क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा पार्टिकल था। दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, क्योंकि छोड़ा है पार्टिकल वो भी पॉजिटिव, अल्फा रे जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है, और जिससे ये टकराया है वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज तो कंक्लूजन, यहाँ से एक जो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या आया कि पहले तो डाल्टन ने जो एटम दिया उसने क्या बोला था कि वो तो एटम जो है वो स्फेरिकल शेप होता है और सॉलिड पार्ट होता है। उसके बाद जो दिया था जे थॉमसन ने, जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया था, उसने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड होता है और नेगेटिव चार्ज जो बीच में जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने नेगेटिव चार्ज बीच में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो तीसरा मॉडल जो दिया वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इस तरह का मॉडल नहीं दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये कैसे आया मॉडल, ये अभी जो हम यूज देखते हैं मॉडल ये कैसे आया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया वो इस तरह का था कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूमते हैं, लेकिन ये जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरह का होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इस तरह सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड ने जो है वो खोज करी थी न्यूक्लियस नाम देके कि हाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं, और जो पॉजिटिव रेज है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो पूरे स्फीयर में नहीं होते हैं, वो कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ द जो एटम है, सेंटर ऑफ द एटम वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, जब रदरफोर्ड इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और क्या कर रहे थे वो, उन्होंने एक्चुअली आपने सुना होगा और हमारे वैदिक इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे कि बोलते हैं कि मरकरी से जो होता है उससे सोना बनाया जा सकता है, ठीक है ना, गोल्ड AU। तो ऐसी टेक्निक बोलते हैं पुराने टाइम में थी कि गोल्ड से जो है वो मरकरी से जो है वो पारे से गोल्ड बनाया जा सकता था, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन जो गैस है उसको, अल्फा पार्टिकल्स का तो पता लग गया था रदरफोर्ड को, मैं 1909 से 1911 की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने वो स्ट्राइक करी, वहाँ गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करा, वहाँ से उन्होंने एटम के बारे में पता किया कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है सेंटर में होता है। तो इसी के बीच में उसके बीच में 11 के बाद जो लगातार उनकी जो डिस्कवरी थी वो क्या कर रहे थे कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करके नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसमें, ऑक्सीजन में। करना मुश्किल नहीं लग रहा था उनको, क्यों नहीं लग रहा था कि नाइट्रोजन पे जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है, ठीक है, और उसका मास नंबर 14 है। तो जब हीलियम को उसमें स्ट्राइक किया, जब उन्होंने हीलियम से, क्योंकि हीलियम ही है ना अल्फा पार्टिकल से, जब नाइट्रोजन के एटम को स्ट्राइक किया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में क्या छोड़ रहा था, एक हाइड्रोजन का यहाँ से एक एटम छोड़ रहा था। हाइड्रोजन जो एटम है H+ एटम है वो न्यूक्लियस जो अलग हो जा रहा था। मतलब मैं इसी तरह बोलूँ कि अगर मान लो यहाँ पर इसके जो नाइट्रोजन होता है इसके
7 प्रोटॉन होते हैं उसमें। अभी 7 प्रोटॉन ऐसे बोल रहे थे कि वो ऐसे होगा कि हाँ ये नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम के सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो, जैसे ये एटम है तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सेंटर में है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इस तरह का, तो उसकी पावर जो है वो 7 जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसा नहीं था कि 7 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन 7 के बराबर जो है वो इसमें पावर होगी। लेकिन जब उन्होंने वो स्ट्राइक की तो 7 नहीं थी, एक यहां से निकले थे वो 8 पार्टिकल। 8 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। मतलब ये जो एटम निकला वो यहां से जो निकला वो 8 और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और था। लेकिन बाद में उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये जो 8 पार्टिकल निकले ना, यहाँ से ऑक्सीजन बना दिया उसने, ऑक्सीजन का एटम बन गया और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी निकला। तो टोटल मिला के कितने होंगे, 8 और 1 9। तो मतलब उसने ये बोला कि ऐसा नहीं है, इसके जो ये एटम है, ये जो क्या है वो, अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होंगे, 7 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर ये जो है सिंगल यूनिट में होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिंगल यूनिट में होता है। मतलब इस तरह के कितने होंगे, इस तरह के H+ साइन कितने होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो कितने होंगे, 8 जो है वो ऑक्सीजन के हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये किसके हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, और इनको मिला के ये ऑक्सीजन हो गया, और ये जो 8वां ये है, इन सभी पे ये जो है वो चार्ज एक जैसा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये 8 जो है ऑक्सीजन के, और 1 जो है 9वां जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि ये इस तरह से हम बता सकते हैं। अगर इसको बताना हो तो हम नाइट्रोजन के अगर 7 लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये यहाँ पर अलग अलग यूनिट में होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह का होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव 7 है, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द होंगे उसी में ही ये यूनिट चार्ज में, और यूनिट चार्ज किसका है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसी बात को लेके, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को लेके जो है वो न्यूक्लियस में हमने नाम दिया, न्यूक्लियस में जो नाम दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का प्रोटॉन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एटम थे। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम था, तो हाइड्रोजन का एटम जो है 1H1 जो है प्रोटीन होता है, तो इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। और 1922 में ये जो नाम दिया था रदरफोर्ड ने, प्रोटीन जो है एलिमेंट से हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है उसके प्रोटीन के नाम से इसने इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया प्रोटॉन्स, कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द होते हैं उतने प्रोटॉन। तो अभी जो हमारे पास आता है वो इस तरह हम लोग बताते हैं कि मान लो ये हाइड्रोजन का है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का घूम रहा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एक होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का है तो इस तरह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने होंगे, 7 होंगे। तो ये होंगे कहाँ पर कंसंट्रेट, इस तरह से बीच में कंसंट्रेट होंगे, और इस तरह से इसको बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक और ड्रॉबैक आ रही थी, क्या थी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो एक दूसरे को होल्ड करके कैसे रखे हैं, क्योंकि सेम चार्ज पार्टिकल तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो रिपल्शन होनी चाहिए यहाँ पर। तब यहाँ पर जेम्स चैडविक ने 1930 में जो है वो खोज करी थी, इसके बारे में बताया था, न्यूट्रॉन्स के बारे में। और ये नाम न्यूट्रॉन्स को, ये इसने जो होल्डिंग पार्टिकल्स हैं जो इनको होल्ड करके साथ में रखते हैं, और जो न्यूट्रॉन नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रॉन नाम भी जो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। पहले उसने बोला था कि कोई इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव में रिपल्शन ना हो, उसको होल्ड करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल यहाँ पर जरूर होगा, वो जो न्यूट्रल होगा, और वो न्यूट्रल से शब्द बना न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इससे अगले हम टॉपिक में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।